आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। हम बुक की एक्सरसाइज भी कराएंगे। पहले आप कुछ ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखें, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्रक में जो गतिविधियां शामिल होती हैं। आपको बताया गया था सेवा क्षेत्रक सर्विस है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए हेल्प करती हैं या उनकी सहायता करती हैं। तो इस प्रकार से देखें तो सेवा क्षेत्रक में परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा ये सभी आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, संगठित क्षेत्रक का सही उत्तर चुनें। तो हमने आपको संगठित और असंगठित बताया था। तो बताए थे संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम शामिल होते हैं जो सरकार की नीतियों का पालन करते हैं या जो सरकार की पॉलिसी है उसको फॉलो करते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्रक के लोग होते हैं जिसमें सरकार की पॉलिसी का फॉलो नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यही सही है। ऐसे उद्यम आते हैं जो रोजगार की शर्तें जिसमें नियमित होती हैं, ये गलत होगा। सरकार के नियंत्रण के बाहर होती हैं, नियमित नौकरी नहीं होती, गलत है, क्योंकि संगठित क्षेत्रक में जो जॉब है वो सिक्योर होती है, आय भी उच्च होती है या निर्धारित होती है उसमें। तो इस प्रकार से इन तीनों को रॉन्ग करके पहला सही किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकृत किया जाता है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण हमने कई आधार पर उद्योगों का, क्षेत्रकों का वर्गीकरण बताया था। तो जिसमें अगर देखें तो स्वामित्व के आधार पर ये है, स्वामित्व उद्यम पर स्वामित्व के आधार पर अगर देखें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक और संयुक्त क्षेत्रक 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो इसमें उत्तर आपका तीसरा सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखें, रोजगार गारंटी अधिनियम। रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि आपकी मनरेगा की बात कर रहे हैं। तो मनरेगा कब लागू हुआ था? तो ये आपका 2005 में आया था, पढ़ाया गया है, उसको लेसन्स पे देखेंगे मनरेगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। हमने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पढ़ाया था। तो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्रक था क्या, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से उत्पादित वस्तुओं, जो प्राथमिक क्षेत्रक से उत्पादित वस्तुएं हैं उनका विनिर्माण करना या विनिर्माण करके उनकी वैल्यू को बढ़ा देना, उनके उपयोग को बढ़ा देना, यानी यूज को चेंज कर देना। तो यहाँ पर दूसरा देखें, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदलना ही द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। इसे विनिर्माण क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। अगला है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व जो होते हैं वो सार्वजनिक सेक्टर सरकार के हाथ में होते हैं, निजी सेक्टर निजी व्यक्ति के पास होते हैं, और जो संयुक्त सेक्टर होते हैं उनमें निजी और सरकार दोनों होते हैं। तो इसमें दूसरा उत्तर सही होगा। अगला है, अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति से है जहां लोग ना तो पूर्णतः रोजगार पर होते हैं ना तो पूर्णतः बेरोजगार होते हैं। जैसे यहाँ देखें, बेरोजगार हैं, रोजगार हैं परंतु कम वेतन कमा रहे हैं, नहीं, रोजगार में है परंतु उत्पादन शून्य है। हमने आपको बताया था अल्प बेरोजगारी कि जैसे 1 हेक्टेयर एक भूमि पर 5 लोग काम कर रहे हैं और उनमें से कोई 3 लोग, 2 लोगों को एक लैंड होल्डर्स लेके चला जाता है। अब 3 लोग बचते हैं तब भी प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं होता, यानी 5 लोग उत्पादित करते हैं 10 कुंटल, तो जब 3 लोग काम करेंगे तब भी 10 कुंटल, तो ये 2 लोगों का उत्पादन क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है। 8वां देखें, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है। ध्यान देना है, तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है। बैंकिंग आती है, टीचिंग आती है, कॉल सेंटर में काम करना आती है, मधुमक्खी पालन ये प्राइमरी सेक्टर पे आएगा, प्राथमिक सेक्टर पे आएगा। 9वां क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य है। सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्देश्य की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्रक का जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक कल्याण और सुरक्षा होती है, जबकि निजी क्षेत्रक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगला है, टिस्को कैसी कंपनी है। टिस्को जैसी कंपनियों में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होता। न्यूनतम वेतन एक्ट लागू होगा,
रोजगार गारंटी एक्ट ये नहीं लागू होगा क्योंकि ये अलग से मनरेगा है। फैक्ट्रीज एक्ट लागू होगा। ग्रेजुइटी अदायगी एक्ट लागू होता है। कृषि क्षेत्र में श्रमिक होते हैं। कृषि क्षेत्र में जो काम करते हैं वो अल्प बेरोजगार होते हैं। वही उदाहरण जो भी हमने बताया कि 1 हेक्टेयर भूमि पे 5 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग बाहर चले गए तो 3 लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही अल्प बेरोजगारी की स्थिति आती है। निम्नलिखित में से प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही अल्प बेरोजगारी कहते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं, आपको याद रखना है, अल्प बेरोजगारी ही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था? तो हमने एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में आपको दिखाया था कि 1973 में प्राथमिक सेक्टर जो था वो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था, लेकिन अब जो है टर्शीरी सेक्टर इस श्रेणी पे आता है। अगला, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस सेक्टर में होता है? तो संगठित क्षेत्रक में होगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्रक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? कृषि प्राइमरी सेक्टर है, दुग्ध उत्पादन प्राइमरी सेक्टर है, वानिकी भी प्राइमरी सेक्टर है, संचार है जो टर्शीरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो उत्तर संचार होगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब एक नंबर वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो 2 नंबर में आते हैं। सेवा क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियों के उदाहरण, ठीक है, बैंकिंग है, संचार है, परिवहन है, ठीक है ना। दूसरा है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, हमने बताया था जीडीपी निकालने के लिए अंतिम उत्पाद को लिया जाता है। हमने बताया था अंतिम उत्पाद जैसे कोई गेहूं उत्पादित करता है, फिर उसका आटा बनाया जाता है, फिर बिस्किट मिल पर जाता है, बिस्किट बनता है, तो बिस्किट का प्रोडक्शन जोड़ा जाएगा, मिल का गेहूं का वैल्यू नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोहरे गणना की समस्या से बचने के लिए वही वस्तु कई बार जुड़ जाती, इससे बचने के लिए। अगला है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर? ऑब्जेक्टिव में भी था, स्वामित्व के आधार पर। रोजगार सृजन किस क्षेत्र में भारत प्रथम स्थान पर है? तो रोजगार कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, जबकि अगर अब कहें कि हिस्सेदारी जीडीपी में किसकी सबसे ज़्यादा है तो टर्शीरी सेक्टर की है। अगला, रोजगार गारंटी अधिनियम ऊपर बताया गया भी 2005 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक गतिविधियां जो तृतीय क्षेत्र में नहीं आती, एक उदाहरण देना है, कोई भी एक उदाहरण दे दीजिए, जैसे मधुमक्खी पालन, दुग्ध पालन, कृषि करना, मिट्टी के मतलब कि किसी भी प्रकार का एक ऑप्शन आपको दे देना है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब बताएं, सार्वजनिक सेक्टर का जो काम है वो सामाजिक कल्याण और सुरक्षा प्रदान करना है। अगला है, टिस्की जैसी कंपनी कौन सा एक्ट लागू नहीं करती? रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑब्जेक्टिव में भी बताया गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम, अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। भारत में सेवा क्षेत्र की विशेषता क्या है? सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा उसकी हिस्सेदारी है। अगला, दीर्घ उत्तर आते हैं, सवेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्र में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में आपको अंतर बताने हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या करने हैं? अंतर बताने हैं। देखिए, आपको डिवाइड करके लिखना होगा इधर उधर। पहला, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में जो परिसंपत्ति होती है या जितनी भी संसाधन होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि निजी क्षेत्र में निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती हैं, जबकि सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है और इनका उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा होती है, यानी रोजगार की गारंटी होती है, और यहाँ रोजगार व श्रमिक जो है रोजगार के लिए असुरक्षित रहते हैं। यहाँ सवेतन छुट्टी सेवाएं दी जाती हैं, यहाँ ऐसी कोई प्रावधान नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ। असंगठित क्षेत्र को क्या क्या समस्या है वो जानना है। पहला है, यह सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता है, कोई भी सरकारी रूल्स फॉलो नहीं करता है।
न्यूनतम वेतन होता है, क्योंकि वेतन का जो मानक है वह ये फॉलो नहीं करते, यानी जो असंगठित क्षेत्रक हैं न्यूनतम वेतन के मानक को फॉलो नहीं करते हैं। अगला है रोजगार की अवधि अधिक होती है जबकि कार्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती हैं। यानी रोजगार की अवधि का मतलब है रोजगार काम करने की जो लिमिट है, जैसे 8 घंटे का जो प्रावधान है, यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं होती या ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। चौथा, किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं है, यानी आपने अगर मेडिकल छुट्टी लिया है या किसी कारण से छुट्टी लिया है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट्स में होता है कि आप साल में 14 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, तो यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। निश्चित कार्यक्षेत्र व अच्छी सेवाएं सुविधा उपलब्ध नहीं होती हैं, यानी ग्रेजुटी नहीं प्राप्त होती है, जो एनपीएस या ईपीएफ है वह नहीं कटता है इनका। तो यहाँ देखें अगला, संगठित और असंगठित क्षेत्रक में क्या अंतर है। अधिक वेतन, यहाँ कम वेतन। नौकरी सुरक्षित है, यहाँ सुरक्षित नहीं होती। कार्य की स्थितियाँ यहाँ अच्छी होती हैं, यहाँ परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं। कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है, इन्हें कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। कार्य की अवधि यानी काम के घंटे निश्चित होते हैं, यहाँ काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। अगला है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान बताने हैं। तो रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन की गारंटी दी जाती है कि आपको वर्ष में 100 दिन का काम दिया जाएगा। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, यानी 100 दिन के काम न दे पाने पर उन्हें उसके बदले पैसा दिया जाता है। अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में ही कार्य करना होता है और इस समय देखिएगा, पता करिएगा 200 कुछ रुपए पर डे के हिसाब से मनरेगा में काम करने को मिलता है। तो रोजगार गारंटी अधिनियम का वर्तमान जो नाम है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसलिए उसे मनरेगा कहते हैं। ये अगला एक कथन है, यद्यपि आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक में विभाजित हैं, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है ना। हमने इस पर आपको जो क्लास पढ़ाई है उस क्लास में हमने बताया है कि प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्रक पर और तृतीयक क्षेत्रक पर निर्भर हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्रक द्वितीयक और प्राथमिक पर निर्भर हैं। द्वितीयक क्षेत्रक भी प्राथमिक और तृतीयक पर निर्भर हैं। यह एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे? प्राथमिक क्षेत्रक को उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरत किसकी होगी? नई नई तकनीकों की, वो मिलेगा द्वितीयक क्षेत्रक से। परिवहन की आवश्यकता होगी, वो मिलेगी तृतीयक क्षेत्रक से। उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण की ज़रूरत होगी, जिसे साख बोलते हैं, वो कहाँ से मिलेगा? तृतीयक क्षेत्रक से मिलेगा। इस प्रकार अगर कहें तो प्राथमिक क्षेत्रक को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए इनके कारण सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में उन्हें जुड़ना पड़ेगा। अगला, द्वितीय क्षेत्रक को विनिर्माण के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होगी, तो किस पर प्राथमिक क्षेत्रक पर जाएगा? और परिवहन की ज़रूरत होगी, ऋण की ज़रूरत होगी, तो तृतीय क्षेत्रक पर जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की सहायता से ही तृतीय क्षेत्रक में रोजगार के अवसर आएंगे। यानी प्राथमिक और द्वितीयक के लोग भंडारण, बैंकिंग, यातायात की मांग करते हैं, तब इस सेक्टर पर रोजगार बनते हैं। तो इस प्रकार से कहें तो ये तीनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना। छठवां देखें, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की 3 विधियां। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि गांव में कैसे रोजगार सृजित हो जाए, शहरों में कैसे रोजगार सृजित हो। हमने एक क्लास में बताया था रोजगार सृजित करने के तरीके। तो हमने बताया था कि एक कैनल निकाल दी गई, नहर निकाल दी गई, तो कितने क्षेत्र तक, कितने विशाल रूप में रोजगार का सृजन हुआ, तो वैसे ही देखना है। तो शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की 3 विधियां देखिए, शिल्प क्षेत्र उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहित करना, पर्यटन उद्योग को बढ़ाना, अनावश्यक सरकारी नीतियों और नियमों को परिवर्तित कर देना, मूलभूत सुविधाओं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, आसान शर्तों में ऋण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो 3 की जगह 5 पढ़ना है। इन कारण इस प्रकार से शहरी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। अगला है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। देखिए, पहला, रोजगार के अवसर जितनी तेजी से बढ़ते हैं उसकी अपेक्षा जनसंख्या का अनुपात उतना तेज होता है,
या कहें जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरा, कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी बता चुके कि अल्प बेरोजगारी। संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने से संसाधन कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या ज़्यादा होती जा रही है। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। यानी कि जैसे अगर कहें कि एक घर में एक परिवार है, वहाँ की आय 1 लाख रुपए वार्षिक है और वहाँ की कुल जनसंख्या 5 है, तो पर हेड 20,000 रुपये आया एनुअल। लेकिन वहीं पर एक परिवार है, वहाँ 10 लोग हैं और वो भी 1 लाख कमाते हैं, तो उनकी एनुअल इनकम 10,000 हो गई। तो वही निम्न आय, जो आय है वो निम्न स्तर पर आ जाती है। वस्तु व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। जब अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक वस्तुओं की मांग होगी, और जब वस्तु की अधिक मांग होगी, उत्पादन कम होगा, तो वस्तु की वैल्यू यानी उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। कर्मचारी की अपेक्षा आपको कौन से लाभ प्राप्त होंगे? कर्मचारी की अपेक्षा आप क्या चाहते हैं कि हमें कौन से लाभ प्राप्त हों? सीधी सी बात है, एक चीज़ समझें कि आप संगठित क्षेत्र के रोजगार प्राप्त करना चाहेंगे, सुविधाएं, संगठित क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं वही प्राप्त करना चाहेंगे। जैसे काम के घंटे निश्चित हों, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन सुविधाएं मिलनी चाहिए, सवेतन अवकाश, भविष्य निधि का सेवा अनुदान मिलना चाहिए, कार्यस्थल पर उचित वातावरण और न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त हों और लोगों का शोषण ना किया जाए। तो जितनी भी संगठित क्षेत्र की विशेषताएं हैं उन सबको यहाँ रख देना है। अगला है, इनमें व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वो ढांचागत सुविधाएं, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देता है। ढांचागत सुविधाएं मतलब क्या है कि जैसे इंडस्ट्रियों को बढ़ाने के लिए विद्युत का उत्पादन करना, सभी इंडस्ट्रियों का प्रोडक्शन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचे, तो परिवहन के लिए रेल और सड़क परिवहन को दुरुस्त करना या मजबूत करना, ठीक है ना। दूसरा है, लोगों की सुविधाएं न्यूनतम मूल्य में उपलब्ध कराई जाएं। न्यूनतम मूल्य पर लोगों को सुविधा उपलब्ध हो, जितनी सुविधाएं उपलब्ध होंगी रोजगार उतने अधिक बढ़ेंगे। आवश्यक वस्तु के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता अनुदान दिया जाए। जैसे कृषि क्षेत्र में लगे लोगों के लिए जब कृषि उपकरण खरीदते हैं तो उनके लिए आर्थिक सहायताएं दी जाती हैं। जैसे इस समय विद्युत के स्थान पर सोलर एनर्जी यानी कि आप कहें तो जो सौर ऊर्जा है उसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सौर ऊर्जा लेने पर आपको सहायता या अनुदान दिया जाता है, जिससे विद्युत पर लोड कम हो जाए और सौर ऊर्जा पर लोड बढ़ जाए। अधिकतम सामाजिक कल्याण को उद्देश्य में रखकर योजना बनाई जाती हैं। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो योजना होती है वो अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है या बनाया जाता है, और श्रमिकों की अच्छी कार्य सुविधा और वेतन आदि प्रदान किया जाता है। अगला है, छिपी बेरोजगारी क्या है, बता चुके हैं। ग्रामीण शहरी का इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। हमने आपको बता दिया है कि जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, यानी एक ही काम को जरूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 4 व्यक्ति की आवश्यकता वाले खेत में एक परिवार के व्यक्ति लगे हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में दुकान पर 2 की आवश्यकता के स्थान पर 3 लोग काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, उसमें एक व्यक्ति की ज़रूरत है परंतु 2 लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार से, ठीक है ना। आगे इसको देख चुके हैं। अगला है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के समझ आने वाली समस्याओं का वर्णन करिए। यानी अभी आपको पीछे पूछा गया था आप क्या सुविधाएं चाहते हैं, तो संगठित क्षेत्र का था। अब असंगठित क्षेत्र के सामने क्या समस्या है बताना है। पहला है, सरकारी नियम विनियमन का पालन नहीं होता है। दूसरा है कि वो बहुत से लोग अपने छोटे छोटे कार्य सड़कों पर विक्रय करते हैं। निम्न वेतन का मिलना,
तय मजदूरी तय नहीं होती, रोजगार भी नियमित नहीं होता। अब गाँव देखिए, शहर गांव में बहुत से लोग हैं जिनको रोज के लिए रोजगार प्राप्त नहीं होता। अगला, यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने से वेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी आदि का प्रावधान नहीं होता है। नौकरी असुरक्षित होती है, यानी कभी भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला देखें, ये हो गया है, इसको भी आप देख चुके हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक में आप क्या समझते हैं? इस क्षेत्र की किन्हीं 4 गतिविधियों को आपको सूचित करना है। तो हमने पहले ही बताया था, क्लास वीडियो पे आप देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत ऐसे व्यवसाय शामिल होते हैं जो प्रकृति से प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं, यानी कि प्रकृति से जो उत्पादन करते हैं वही प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं, जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य, वानिकी आदि। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है ना। अगला है, उदाहरण की मदद से स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक के मध्य अंतर बताएं। तो आपको सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक और संयुक्त क्षेत्रक की बात करनी होती है। यहाँ 2 ही क्षेत्रक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्रक में रेलवे है, ONGC, यानी ONGC है, ये आपकी नेचुरल ऑयल्स की कंपनी है। ठीक है ना। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार के अंतर्गत होती हैं। निजी क्षेत्र में जैसे रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सभी क्या है, निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। और संयुक्त क्षेत्र में जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आदि, ये संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों के अंतर्गत आते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? अपने उत्तर को 3 तर्क में प्रस्तुत करना है। हाँ, संगठित क्षेत्र सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इस क्षेत्र के नियम विनियमन तो हैं परंतु इनका पालन नहीं होता है। कम वेतन प्रायः नियमित नहीं होता है, और काम नियमित नहीं है, वेतन भी कम होता है। अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, बीमारी के समय अवकाश का प्रावधान नहीं होता है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, बिना किसी कारण हटाया जा सकता है। इसलिए क्या कह सकते हैं कि इनका शोषण किया जाता है। हम इससे सहमत हैं। अगला है, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए बता दिया गया है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किन्हीं 3 विशेषताएं। संगठित क्षेत्र की सभी विशेषता आप लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन पे आइए, सकल घरेलू उत्पाद जिसे GDP कहते हैं, भारत में इसे नापने का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद देश के भीतर किसी एक वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है। ठीक है, उस वर्ष के क्षेत्रक की कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त करना और मापन कार्य केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो GDP का निर्धारण जो है केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत में तृतीय क्षेत्रक का इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए किन्हीं 3 कारक को बताना है कि ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैसे पहला, अनेक सेवाएं, जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, डाक तार आदि की आवश्यकता, ये सभी की जरूरत पड़ती है। कृषि उद्योग के विकास हेतु सेवाओं की आवश्यकता, जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोगों को अन्य सेवाओं की मांग करनी शुरू कर देते हैं। इनकम बढ़ी तो आपको एक नई सर्विस, एक नई सेवा चाहिए। कुछ नई सेवाएं जैसे संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं। संचार प्रौद्योगिकी जो है इस समय बहुत तेजी से वृद्धि कर गई है और प्रत्येक व्यक्ति को इनकी आवश्यकता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे अधिक विकसित या बढ़ रही है। अगला है, ग्रामीण भारत में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु कोई 4 सुझाव देने हैं। जैसे हमने बताया था, सिंचाई सुविधा को बढ़ाने, ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य और सुविधाओं को दुरुस्त करना, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ, सस्ती और बेहतर परिवहन सेवा देकर कृषि और गैर कृषि को बढ़ावा देना। कृषि आधारित उद्योग यानी लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस प्रकार ये आज की एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे।